11th केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। आइए आज हम पढ़ते हैं यूनिट 1 रसायन की कुछ मूलभूत अवधारणाएं भाग 5। आज हमारा ये 5वां वीडियो है यूनिट 1 का। इसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे सूत्र, अणुसूत्र, मूलानुपाती सूत्र और सीमांत अभिकर्मक। क्या होता है सीमांत अभिकर्मक, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देख लें द्रव्यमान प्रतिशत संगठन या प्रतिशत संगठन क्या है। तो किसी यौगिक में उपस्थित विभिन्न तत्वों की प्रतिशत मात्रा द्रव्यमान में को उस यौगिक का प्रतिशत संगठन कहते हैं। देखिए, किसी यौगिक में उपस्थित विभिन्न तत्वों की प्रतिशत मात्रा उस यौगिक का प्रतिशत संगठन कहलाता है। या हम बोल सकते हैं इसको, किसी यौगिक का प्रतिशत संगठन उसके प्रत्येक संगठक तत्व का 100 भाग में उपस्थित द्रव्यमान होता है, अर्थात उस यौगिक के 100 ग्राम द्रव्यमान में उस तत्व का द्रव्यमान कितना है। किसी यौगिक का 100 ग्राम द्रव्यमान में उस तत्व का द्रव्यमान कितना है, उसी को हम जो है द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। ये सूत्र है इसका, द्रव्यमान प्रतिशत या प्रतिशत संगठन निकालने का। किसी यौगिक के किसी एक तत्व का हम प्रतिशत मात्रा निकालना चाहें तो इस प्रकार से निकाल सकते हैं। यौगिक में किसी तत्व का प्रतिशत मात्रा, किसी एक तत्व का प्रतिशत मात्रा निकालेंगे तो बराबर लिखेंगे तत्व का द्रव्यमान, उस तत्व का द्रव्यमान जिस तत्व को हम लेते हैं, और पूरे यौगिक का जो है मोलर द्रव्यमान से उसको विभाजित कर देते हैं। तो तत्व का द्रव्यमान बटे यौगिक का मोलर द्रव्यमान और फिर 100 से गुणा कर देते हैं। इस प्रकार जो आंसर आएगा वो हमको प्रतिशत में प्राप्त हो जाता है। एक उदाहरण देखिए, एक तत्व का भार या द्रव्यमान, हम जो अभी सूत्र बताए उस तत्व के यौगिक में भार बटे यौगिक का अणु भार गुणित 100, ये फार्मूला है, आप सब जान रहे हैं, अभी हमने देखा था। अब सोडियम सल्फेट एक अणु है, एक यौगिक है। अब इसका जो सोडियम सल्फेट का पूरा अणु भार हम निकालना चाहें, इसका मोलर द्रव्यमान, तो चूंकि सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 होता है और यहाँ पे 2 सोडियम परमाणु है, इसलिए 2 से गुणा करेंगे तो 2 गुणित 23 हो गया। फिर उसके बाद अगला तत्व है सल्फर, सल्फर का परमाणु द्रव्यमान होता है 32, इसको जोड़ देंगे। फिर ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 16, चूंकि 4 ऑक्सीजन परमाणु है इसलिए 4 से गुणा कर देते तो 4 गुणित 16 लिखे, और जब इसको हल करते हैं तो 142 ग्राम आता है प्रति मोल। तो सोडियम सल्फेट का अणुभार 142 ग्राम होता है, अर्थात इस यौगिक का जो अणुभार है 142 ग्राम आ गया। अब इसमें अलग अलग तत्वों की हमको प्रतिशत मात्रा निकालना है। जैसे सोडियम का निकालना है, सोडियम का प्रतिशत मात्रा निकालना है हमको, तो फिर यहाँ पे हम इस तत्व का यौगिक में भार पहले लेंगे। तो इसका सोडियम का जो भार कितना हो गया, देखिए 2 सोडियम है, एक सोडियम परमाणु का परमाणु द्रव्यमान 23 होता है, तो 2 सोडियम है तो 23 दूनी 46 हो गया, 23 23 46 हो जाएगा, जोड़ देंगे। और पूरे अणु का अणुभार, यौगिक का अणुभार तो 142 है, तो बटे 142 कर देंगे तो 142 सब में समान आएगा यौगिक का अणुभार, क्योंकि सोडियम सल्फेट का हम निकाल रहे हैं, गुणित 100। अब हल करेंगे तो आएगा 32.39% सोडियम का प्रतिशत मात्रा। सल्फर का निकालना चाहें तो सल्फर एक ही परमाणु है, सल्फर का हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो चूंकि सल्फर का एक परमाणु है इसलिए यहाँ पे हम केवल 32 लिखेंगे यौगिक के भार में। और यौगिक का भार है ना, यौगिक में किसी एक तत्व का भार बोल रहे हैं, तो सल्फर का केवल भार आएगा 32 ग्राम और यौगिक का अणुभार आएगा 142, गुणित 100 करेंगे तो आएगा 22.54%। इसी प्रकार से ऑक्सीजन का निकालना चाहें, 4 ऑक्सीजन परमाणु, देखिए तो ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 16, तो 4 का क्या हो जाएगा, इसका भार लिखेंगे तो 16 × 64, तो हमने यहाँ पे 64 रख दिया। और फिर यौगिक का अणुभार रख दिए 142, गुणित 100 कर दिए तो आ गया 45.07%। तो इस प्रकार से आप किसी भी तत्व के भार या द्रव्यमान को निकाल सकते हैं यौगिक में से। अब आता है सूत्र, सूत्र किसको बोलते हैं, फार्मूला। तो प्रतीकों का वह समूह जो किसी पदार्थ के एक अणु को दर्शाता है सूत्र कहलाता है। प्रतीकों का वह समूह जो किसी पदार्थ के एक अणु को दर्शाता है, बोलते हैं ना पदार्थ है तो उसके एक अणु को दर्शाता है, उसी को हम सूत्र बोलेंगे। उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा, जैसे ऑक्सीजन का हम सूत्र लिखते हैं O2 के रूप में, O2, तो इसका मतलब यह है कि ऑक्सीजन के एक अणु में इसके 2 परमाणु हैं, मतलब ऑक्सीजन के एक अणु में ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं। इसी प्रकार सोडियम क्लोराइड की बात करें तो सोडियम क्लोराइड में एक परमाणु सोडियम और
एक परमाणु क्लोरीन, दोनों मिलकर के जो है सोडियम क्लोराइड यौगिक का निर्माण करता है। ये दोनों उपस्थित होते हैं। तो ये है प्रतीक। और ये जो सूत्र है 3 प्रकार का होता है। पहला संरचना सूत्र, दूसरा अणु सूत्र, तीसरा मूलानुपाती सूत्र। आइए देखते हैं क्रमशः। पहला संरचना सूत्र, नाम से पता चल रहा है संरचना के रूप में व्यक्त करेंगे हम। तो किसी यौगिक का वह रासायनिक सूत्र, देखो रासायनिक सूत्र है सभी के सभी, है ना, लेकिन कौन सा रासायनिक सूत्र होगा जो किसी यौगिक में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं की व्यवस्था को दर्शाता है, संरचना या संरचनात्मक सूत्र कहलाता है। हाइड्रोजन परऑक्साइड की बात करें तो हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 का संरचना सूत्र देखते हैं हम लोग, तो अलग अलग लिखे हैं। तो इस प्रकार से एक संरचना प्राप्त हुआ, H फिर OH। तो यह है संरचना सूत्र। दूसरा अणु सूत्र या आणविक सूत्र जिसको बोलते हैं, उसको देखते हैं क्या होता है। तो किसी यौगिक के अणु में उपस्थित परमाणुओं की वास्तविक संख्या को अणु सूत्र कहते हैं। किसी यौगिक के अणु में उपस्थित परमाणुओं की वास्तविक संख्या को अणु सूत्र कहते हैं या आणविक सूत्र कहते हैं। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन परऑक्साइड का जो सूत्र होता है H2O2। तो इस यौगिक में जितने भी वास्तविक परमाणु हैं, जैसे हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 2, तो इनकी जो वास्तविक संख्या दोनों मिलकर के जो है क्या कहलाएंगे, अणु सूत्र कहलाएंगे। इसी प्रकार ग्लूकोज का अणु सूत्र हो जाएगा C6H12O6। और किसी यौगिक का अणु सूत्र मूलानुपाती सूत्र का एक सरल गुणक होता है। मूलानुपाती सूत्र का एक सरल गुणक, तो हम इसको लिख सकते हैं अणु सूत्र बराबर मूलानुपाती सूत्र गुणित n। अब यहाँ n क्या चीज होता है, तो n एक पूर्णांक संख्या है जिसका मान 0 से लेकर के 1 2 3 4 आदि होता है। अब यहाँ पे आए हम मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र क्या है, आइए हम उसको देखते हैं। किसी यौगिक में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं का सरलतम पूर्णांक संख्या अनुपात मूलानुपाती सूत्र या सरलतम सूत्र कहलाता है। मूलानुपाती सूत्र को सरलतम सूत्र बोलते हैं। तो किसी यौगिक में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं का सरलतम पूर्णांक संख्या अनुपात मूलानुपाती सूत्र या सरलतम सूत्र कहलाता है। इससे आप स्पष्ट हो जाएगा, आप आगे हम देखेंगे उदाहरण। तो देखिए मूलानुपाती सूत्र से पदार्थ में उपस्थित परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या ज्ञात हो जाती है। तो ये देखिए H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड का जब मूलानुपाती सूत्र लिखेंगे तो इसको HO के रूप में लिखेंगे, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा, दोनों बराबर है तो ये कैंसिल हो गया, तो केवल HO के रूप में रहेगा जो सांकेतिक रूप में है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसको बोलते हैं मूलानुपाती सूत्र। और H2O2 क्या हो जाएगा, अणु सूत्र है, वास्तविक संख्या को बता रहा है परमाणु का उसमें। ग्लूकोज का देख लिखना चाहे C6H12O6 है, तो देखिए 6 एकम 1 बचा और ये 6 दूनी 12 से कट रहा है। हाइड्रोजन जो है तो ये आ गया CH2O। इसी प्रकार बेंजीन का 6 कट जाएगा तो CH हो जाएगा मूलानुपाती सूत्र। तो आप लोग समझ गए होंगे मूलानुपाती सूत्र किस प्रकार से लिखा जाता है। और कुछ यौगिक और अणु सूत्र और मूलानुपाती सूत्र दोनों लिया गया है। देखिए ग्लूकोज का अणु सूत्र C6H12O6 से मूलानुपाती सूत्र CH2O होता है। इथाइन का या इसको एसिटिलीन भी बोलते हैं ना, C2H2, ये कैंसिल कर दोगे और ये अणु सूत्र है तो मूलानुपाती सूत्र प्राप्त होगा। बेंजीन का संख्यात्मक मान कट जाएगा CH, मूलानुपाती सूत्र होगा। एथीन का 2 एकम 2 दूने 4 करो तो CH2 के रूप में प्राप्त हुआ, मूलानुपाती सूत्र हो गया। और पोटेशियम ऑक्सीडेट का अणु सूत्र K2C2O4 होता है, इसको आप कैंसिल करोगे 2 एकम और ये 2 दूने 4, तो क्या बच गया KCO2। ये मूलानुपाती सूत्र है। तो अणु सूत्र और मूलानुपाती सूत्र आपको समझ में आ गया होगा। अब देखें किसी यौगिक के मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र या अणु सूत्र में संबंध क्या होता है। तो अणु सूत्र बराबर मूलानुपाती सूत्र गुणित n होता है। अणु सूत्र हम लोग को निकालना है तो मूलानुपाती सूत्र में n का मान रख देते हैं, अर्थात परमाणुओं की जो संख्या है जिसका मान 1 से अधिक होता है। n बराबर एक पूर्णांक संख्या, जैसे बोल रहा था 1 2 3 इस प्रकार से होता है। और n यौगिक का आणविक द्रव्यमान या अणुभार को व्यक्त करता है, बटा हम कर सकते हैं यौगिक का मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान। तो एक से अधिक यौगिकों के मूलानुपाती सूत्र समान हो सकते हैं तथा वे यौगिक जिनके मूलानुपाती सूत्र समान होते हैं उनमें उपस्थित विभिन्न तत्वों का द्रव्यमान प्रतिशत भी समान होगा। देखिए
एक से अधिक यौगिकों का मूलानुपाती सूत्र समान हो सकता है, और जब मूलानुपाती सूत्र समान होगा तो स्वाभाविक है उनमें जो तत्वों का द्रव्यमान प्रतिशत है वो भी समान आएगा। अब किसी यौगिक का मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र ज्ञात करते हैं तो किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, इसकी विधि को हम देखते हैं। तो किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों की प्रतिशत मात्रा से मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र ज्ञात करने के लिए कुछ विधियां हैं जो निम्नांकित है। हम देखते हैं। पहला क्या करते हैं, हम द्रव्यमान प्रतिशत को ग्राम में परिवर्तित करते हैं। तो द्रव्यमान प्रतिशत को ग्राम में परिवर्तित करना, अर्थात सर्वप्रथम द्रव्यमान प्रतिशत को ग्राम में मानते हैं उसको, और 100 ग्राम यौगिक मानकर गणना करते हैं। फिर प्रत्येक तत्व के मोलों की संख्या में परिवर्तित करते हैं उसको। इसके लिए दिए गए द्रव्यमान में प्रत्येक तत्व के परमाणु द्रव्यमान का भाग दे देते हैं। फिर मोलों की संख्या में सबसे छोटी संख्या का भाग देते हैं, जो मोलों की संख्या आती है सबसे छोटी संख्या भाग देते हैं, है ना। और इससे जो प्राप्त संख्या अगर पूर्णांक प्राप्त न हो तो इसको उपयुक्त गुणांक से गुणा करके पूर्ण संख्या में परिवर्तित कर दिया जाता है। अगर दशमलव में आंसर आता है तो उपयुक्त गुणांक लेंगे और पूर्ण संख्या में परिवर्तित कर दिया जाता है, जिससे हमको एक सरल अनुपात भी मिलता है उसमें। प्राप्त संख्या के आधार पर यौगिक का मूलानुपाती सूत्र ज्ञात कर लेते हैं। मूलानुपाती सूत्र के आधार पर आणविक सूत्र ज्ञात करना। अब तो मूलानुपाती सूत्र ज्ञात हो गया। अब मूलानुपाती सूत्र जब ज्ञात हो जाता है तो उसके बाद आणविक सूत्र या अणु सूत्र ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए सर्वप्रथम मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान ज्ञात कर लेते हैं, और इसके लिए मूलानुपाती सूत्र में उपस्थित सभी तत्वों के परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान को जोड़ लेते हैं। मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान निकालना है तो क्या करेंगे, उनके परमाणुओं के द्रव्यमान को जोड़ लेंगे। फिर मोलर द्रव्यमान या जो आणविक द्रव्यमान में मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान का भाग दे करके एन का मान ज्ञात कर लेते हैं। और एन का मान ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, देखिए ये सूत्र आ गया आपके पास, मोलर द्रव्यमान बटे मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान रखा जाता है। फिर अंत में मूलानुपाती सूत्र को एन से गुणा कर दिया जाता है, जिससे यौगिक का आणविक सूत्र प्राप्त हो जाता है। और अणु सूत्र जब ज्ञात करते हैं इसको, तो ये देखिए यहाँ पे फार्मूला आ गया एन इंटू मूलानुपाती सूत्र। अब एक प्रश्न ले लेता हूं मैं, जैसे कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए कार्बनिक यौगिक में 40% कार्बन, 6.6% हाइड्रोजन और शेष ऑक्सीजन है। वाष्प घनत्व 30 है। तो यौगिक के मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र ज्ञात कीजिए। तो सर्वप्रथम तत्वों का सरलतम पूर्णांक मोलर अनुपात ज्ञात करना पड़ेगा आपको। तो ये देखिए चार्ट के रूप में तत्व जो तत्व है, 3 तत्व हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है ना। तो हमने लिखा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। प्रतिशत मात्रा दिया है, द्रव्यमान प्रतिशत कार्बन का 40% दिया है, हाइड्रोजन का 6.66% दिया है, और शेष ऑक्सीजन है बोलता है ना। तो क्या करेंगे, 40 और 6.66 को जोड़ देते हैं, और जोड़ने के बाद 100 से घटा दो, 100 से घटा देंगे क्योंकि परसेंट 100 में निकालते हैं। तो 100 से घटाते हैं इन दोनों के योग को, अर्थात 46.66 को, तो हमको आंसर मिलता है 53.54। ये ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत है। ठीक है। अब इन तत्वों का परमाणु द्रव्यमान लिखते हैं। तो कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का होता है 16। अब क्या करें, सरलतम मोलर अनुपात निकालना है हमको। तो सरलतम मोलर अनुपात निकालने के लिए क्या करते हैं, जो द्रव्यमान प्रतिशत रहता है उसको संबंधित तत्व के द्रव्यमान प्रतिशत को उसी तत्व के परमाणु द्रव्यमान से भाग दे देते हैं। तो हमको सरलतम मोलर अनुपात प्राप्त हो जाता है। तो इसके लिए देखिए क्या करें हम, ये जो द्रव्यमान है 40/12, तो 40/12 करें, 6.6 करेंगे, यहाँ पे आ गया। फिर 53.34/16 परमाणु द्रव्यमान से भाग दे रहे हैं संबंधित तत्वों के द्रव्यमान प्रतिशत को। तो हमको आंसर मिल गया, कार्बन का मोलर सरल अनुपात 3.33, हाइड्रोजन का 6.66 और ऑक्सीजन का 3.33 आया। अब क्या करते हैं, जब सरलतम पूर्णांक मोलर अनुपात निकालना है हमको, सरल अनुपात प्राप्त करना है, तो इनमें से सबसे छोटी संख्या से सरलतम मोलर अनुपात को भाग देंगे। तो सबसे छोटी संख्या 3.33 है, दो तो समान है दोनों, तो 3.33 को मानेंगे। तो 3.33 से देखिए भाग दिया गया, 1 आया। 6.66/3.33 2 आया। अब ये आया 3.33 है, इसको पुनः छोटी संख्या 3.33 से भाग दे रहे हैं तो 1 आया। मतलब 1:2:1 आ गया। देखिए
यौगिक में तत्वों का सरलता अनुपात 1:2:1 आया। अब इसका मूलानुपाती सूत्र लिखना है तो हमारे पास 3 चीज है ना, ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है। हमेशा याद करेंगे कार्बन हाइड्रोजन के बाद ही ऑक्सीजन या नाइट्रोजन जो भी रहेंगे वो रहते हैं। तो कार्बन 1 है तो C, हाइड्रोजन 2 है तो H2 लिख दिया गया, ऑक्सीजन 1 है तो O लिख दिया गया। तो हमको मूलानुपाती सूत्र मिल गया CH2O। अब इसके बाद क्या बोलते हैं, मूलानुपाती सूत्र का मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान निकालेंगे। तो मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान में क्या करेंगे, ये जो फार्मूला रहता है उसके परमाणु द्रव्यमान का मान को जोड़ देते हैं। तो कार्बन का होता है 12, अब हाइड्रोजन 2 है तो 2 है ना, क्योंकि 1 गुणित 2 होगा, इसका परमाणु द्रव्यमान 1 होता है तो 2 हाइड्रोजन है गुणित 2, और ऑक्सीजन 1 ही है तो 16 होता है। इन सब का जोड़ेंगे तो 30 ग्राम आ गया। मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान अब हमको ज्ञात हो गया। अब क्या करें, वाष्प घनत्व भी दिया हुआ है यहाँ पे 30 दे दिया वाष्प घनत्व। तो यौगिक का वाष्प घनत्व 30 दिया है, इसलिए अणुभार हमको निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 गुणित वाष्प घनत्व बराबर 60 आ जाएगा। अब n का मान निकालना पड़ता है, बोला था जैसे कि, तो n का मान निकालना है हमको, तो मोलर द्रव्यमान बटे मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान रखेंगे। तो मोलर द्रव्यमान हमको मिल गया, यहाँ पे क्या आ गया, ये जो अणुभार बोल रहे हैं यही तो है मोलर द्रव्यमान, 60 आ गया, ठीक है, या अणुभार भी बोलते हैं इसको। और मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान आया है 30 ग्राम, उसका जो द्रव्यमान तो ये आ जाएगा 60/30 भागित देंगे तो 2। अब n का मान आ गया 2। अब 2 से ये जो मूलानुपाती सूत्र है इसको भाग दे दोगे, हमारे पास मूलानुपाती सूत्र CH2 मिला हुआ है ना, इसको 2 से गुणा कर दो, गुणा करेंगे तो आ जाएगा आंसर। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा C2H, 2 दूने 4 होगा, C2H4 होगा, और ऑक्सीजन जो है 2 होगा। यहाँ कुछ नहीं लिखा है, मतलब 1-1 रहता है ना। तो मूलानुपाती सूत्र से 2 का गुणा कर देने से इस प्रकार से हमको जो है यौगिक का आणविक सूत्र भी प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से आप मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र ज्ञात कर सकते हैं, परीक्षा में पूछा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है ये। अब सीमांत अभिकर्मक क्या है, आइए देखते हैं। सीमांत अभिकर्मक या लिमिटिंग एजेंट, रिएजेंट है ना। तो किसी अभिक्रिया में एक अभिकर्मक कम मात्रा में होता है। देखो कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, अभिकारक है, तो उसमें से अभिकारक या अभिकर्मक उसी को बोल रहे हैं, तो एक अभिकर्मक या अभिकारक की मात्रा कम होती है तो पहले समाप्त हो जाएगी। तो उसके समाप्त होते ही क्या हो जाएगी, अभिक्रिया रुक जाएगी, तो उसे हम सीमांत अभिकर्मक बोलेंगे। उसे सीमांत अभिकर्मक बोलेंगे अर्थात जिस अभिकर्मक की मात्रा कम होती है और पहले समाप्त हो जाती है उसे हम सीमांत अभिकर्मक कहते हैं। समझ गए होगे ना, मतलब किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकर्मक पहले समाप्त हो जाता है वो सीमांत अभिकर्मक है। या हम इसको इस रूप से परिभाषित कर सकते हैं, कोई अभिकारक या अभिकर्मक, अभिकारक या अभिकर्मक लिख सकते हो जो अभिक्रिया में पहले समाप्त हो जाते हैं और उत्पाद की मात्रा को सीमित कर देते हैं, सीमांत अभिकर्मक कहलाते हैं। मतलब एक अभिकर्मक समाप्त हो जाएगा, अभिकारक एक समाप्त हो जाएगा और दूसरा बचे रहेगा तो भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एक खत्म हो गया तो और उत्पाद बनना बंद हो जाएगा। उदाहरण से समझ लें, देखिए एक अभिक्रिया लिया हूं मैं, H2 और O2, H2O का निर्माण करता है, तो हम इसको बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का 2 मोल लिया गया, हाइड्रोजन अणु का, और ऑक्सीजन का 1 मोल से बैलेंस हो जाता है। तो इसी हम उदाहरण को समझ लें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जो पानी बनता है, तो यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ, आप ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन और O2, H2 और O2 के प्रत्येक के 2 मोल लेकर, हम हाइड्रोजन का भी 2 अणु का 2 मोल लिए, ऑक्सीजन के 2 अणु का मोल लिए, है ना, विद्युत स्फुलिंग प्रवाहित की जाती है, तो उपरोक्त समीकरण के अनुसार जल प्राप्त होता है। यहाँ H2 के 2 मोल, हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के 1 मोल से क्रिया करके 2 मोल H2O बनता है। यहाँ पे देखो, इसका 2 मोल और इसका 1 मोल, दोनों का 2-2 मोल लिए थे, याद रखिए, दोनों का 2-2 मोल हम लिए। लेकिन क्या हुआ, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं इसका जो हाइड्रोजन का 2 मोल, हाइड्रोजन का 2 मोल और ऑक्सीजन का 1 मोल क्रिया करता है, तो इसका 2 मोल और ऑक्सीजन का 1 मोल क्रिया करता है, मतलब ऑक्सीजन के पास 1 मोल और बच गया है ना, तो 2 मोल H2 बनाता है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि O2 का 1 मोल बच जाता है। इस स्थिति में हाइड्रोजन H2 जो अणु है सीमांत अभिकारक होगा, क्योंकि यह पहले समाप्त हो जाता है और इसकी मात्रा उत्पाद की मात्रा को निर्धारित कर देती, सीमित कर देती है और उत्पाद नहीं बन पाता है। इसलिए ये जो है सीमांत अभिकर्मक होगा H2 यहाँ पे
तब सीमांत अभिकारक क्रियाकारिक पदार्थों में से वो पदार्थ होता है जो अभिक्रिया के पूर्णतः संपन्न होने पर पूर्ण रूप से प्रयुक्त हो जाता है। कुल मिला के यहाँ पे डिटेल समझाया गया आपको। सीमांत अभिकर्मक वो अभिकारक हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पहले समाप्त हो जाते हैं और उत्पाद की मात्रा को सीमित कर देते हैं, अर्थात उत्पाद बनना बंद हो जाता है। इसे हम सीमांत अभिकर्मक कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो आपका टॉपिक है, इस यूनिट 1 का भाग 6 वाला वीडियो आना था पर मैं आपके लिए लेके नहीं आऊंगा। आप क्या करेंगे, जो अगला हम पढ़ना था हमको विलयन की सांद्रता ज्ञात करना है। ये विलयन की सांद्रता ज्ञात करने की विधि, तो इसमें देखते हैं विलयन क्या है और विलयन की सांद्रता ज्ञात करने की कौन कौन सी विधि है। तो कौन कौन सी विधि है यहाँ पे देखिए, आप हिंदी में विलयन पढ़ते, फिर प्रतिशतता, द्रव्यमान प्रतिशत क्या है, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, प्रतिशत नॉर्मलता है ना, और मोलरता, फार्मलता, मोल प्रभाज, पार्ट्स पर मिलियन और इनसे संबंधित आंकिक प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो विलयन की सांद्रता ज्ञात करने वाला वीडियो इसलिए नहीं लाऊंगा मैं, ये कक्षा 12वीं में है और कक्षा 12वीं का मैं वीडियो डाल चुका हूं। आप मेरा लिंक में जा करके जो है कक्षा 12वीं का यूनिट 2 विलयन पार्ट में आप जाएंगे, प्ले लिस्ट में आप यूट्यूब खोल लीजिए, प्ले लिस्ट देखिए और यूनिट 2 विलयन लिखा होगा, विलयन में आपको मिल जाएगा। अगर आपको वहां पे दिक्कत होती है तो मैं यहाँ अलग अलग लिंक डाल दिया हूँ। विलयन क्या है इसके बारे में, इसके प्रकार के बारे में पढ़ना है तो ये देखिए, ये मेरा यूट्यूब लिंक है। प्रतिशतता, द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत और नॉर्मलता के बारे में पढ़ना है तो ये वाला लिंक है, दूसरा वाला रेड वाले में। मोलरता, फार्मलता, मोल प्रभाज, पार्ट्स पर मिलियन के बारे में जानना है तो ये वाला लिंक है। ठीक है, और आंकिक प्रश्न कैसे बनाते हैं, हल करते हैं इसका, तो ये लिंक है। तो आपको लिंक दे दिया हूं मैं, इसका अलग से और वीडियो नहीं बनाऊंगा। आप उस कक्षा 12वीं के प्ले लिस्ट में जाकर के यूनिट 2 विलयन पार्ट को देख लीजिएगा, वहां आपको मिल जाएगा, हेडिंग के साथ डला हुआ है। आप क्रमशः पढ़िए विलयन, फिर द्रव्यमान प्रतिशत वाला जो भी है, फिर मोलरता वाला, फिर आंकिक प्रश्न आपको मिल जाएगा। और आप चाहे तो इस आधार पे जो है इस लिंक पे जा सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग। और आप जो है वीडियो को बिल्कुल जो है लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बिल्कुल सब्सक्राइब कर ही दीजिए ताकि, और बेल आइकन को भी जो है ऑन कर दीजिए ताकि अगला आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और मेरा ये यूट्यूब का लिंक है, इस लिंक में भी जो है आप जो है जा सकते हैं और जाने के बाद जो है आप यूनिट 2 विलयन वो जो प्ले लिस्ट से जाकर के आपको आसानी से मिल जाएगा। वो लंबा लगता है लिंक, तो इसमें कक्षा 12वीं यूनिट 2 विलयन में डाल दिया हूँ। आप वहाँ पे विलयन की सांद्रता को पढ़ लेंगे। पुनः आपको धन्यवाद। ठीक है।